देखो, जो टॉपिक को आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको समझने के लिए पहले पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक करना होगा, खुद को समझना होगा एक प्रोड्यूसर, और सोचना होगा कि मेरा जो सप्लाई है या तो फिर मेरा जो प्रोडक्शंस है, कौन से सिचुएशंस में मैं ज़्यादा करूँगा और ज़्यादा करने के बाद भी उसको मैं ज़्यादा सप्लाई मार्केट में करूँगा बेचने के लिए, और ऐसा कौन सा सिचुएशंस आएगा जो अल्टीमेटली डिटरमाइन करेगा या तो फिर मुझे ये बताएगा कि प्रोडक्शंस कम करो या तो फिर सप्लाई मार्केट में कम करो। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये जो पॉइंट ऑफ व्यू ये अगर ठीक तरीके से दिमाग में सेट कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली नीचे जितना भी चीज़ है एक ही बार में पॉइंट समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट का जो नाम है ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, के प्रोड्यूसर्स जो सप्लाई करते हैं, सप्लाई ज़्यादा करेंगे या तो फिर कम करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिक होगा इनइलास्टिक होगा, क्या होगा, वो कौन सा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले जो पॉइंट हम लोग को मिल रहा है वो है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। If an increase in output by the firm in an industry cause only a slight increase in their cost per unit or leads to decrease in cost per unit, we would expect supply to be fairly elastic. If on the other hand, increase in supply leads to a large increase in cost of productions, the supply would be relatively inelastic. मतलब क्या हुआ, अब एग्जाम्पल से समझो। रोशन, मान लो तुम जो चीज तैयार कर रहे हो, मान लो 100 यूनिट्स तुम तैयार कर रहे हो। ठीक है, अब जब 100 यूनिट्स तब तुम तैयार कर रहे हो, उसका टोटल कॉस्ट तुम्हारा लग रहा है मान लो 10,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भैया। अब ये जो टोटल कॉस्ट, बहुत अच्छी तरीके से सुनना, ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के अंदर में दो कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब टाइम कॉस्ट, मतलब ऐसा कॉस्ट जो समय के साथ साथ इनकर होता है। तुम बिजनेस बंद रखोगे, प्रोडक्शंस बंद रखोगे, तभी भी ये कॉस्ट तुम्हें सफर करना ही होगा, बियर करना ही होगा। एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, जैसे मान लो रेंट। ठीक है, तो ये जो टाइम बेस्ड एक्सपेंसेस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। प्रोडक्शंस करो ना करो, जितना चाहे करो, ये जो कॉस्ट रहेगा वो फिक्स्ड ही रहेगा, वो कभी चेंज होगा नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पहले समझा देता हूं, उसके बाद और एक चीज बताना है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो वेरी करेगा, वेरी प्लस एबल, मतलब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर बेस करके कम होता है या तो फिर ज्यादा होता है, दैट इज ये जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, ये कॉस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, रॉ मटेरियल। बहुत अच्छी तरीके से सुनना, क्योंकि ये अगर चैप्टर समझ जाओगे तो आगे जाके एक कर्व मिलेगा इसके ऊपर, कॉस्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस बोल के एक चैप्टर मिलेगा। एग्जैक्टली उस जगह पे ये कंसेप्ट लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से सुनना। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो, मान लो प्रोडक्शन कैपेसिटी है तुम्हारा, प्रोडक्शन कैपेसिटी है तुम्हारा 50%। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि भैया इसका ये जो टर्म आपने लिखे है ना, इसका मतलब ही तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% का मतलब क्या है। मतलब ये है, मान लो जो जॉय का कंपनी है या तो फिर रोशन का कंपनी है, वो 100 किलो पेपर एक ही दिन में बना सकता है। उसका मतलब क्या हुआ? 100% कैपेसिटी, मतलब एक एक दिन में 100 kg पेपर बनाना। 100% कैपेसिटी से अगर पूरा फैक्ट्री को चलाओगे तो एक दिन में 100 kg पेपर तुम बना लोगे। ठीक है भैया, अब सुनो, जो लॉकडाउन का मार्केट है
इस समय में उतना मार्केट में डिमांड नहीं है। अब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो एक दिन में 100 केजी बनाने का, मगर डिमांड तो बहुत ही कम है। अब तुम क्या करोगे, 100 केजी बनाओगे 100% कैपेसिटी यूज करके? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर बनाओगे तो तुम्हारा जो रिसोर्सेस है, पैसे, वो तो ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए जितना मार्केट में डिमांड है उससे थोड़ा ज्यादा तुम बनाओगे। तो उस जगह पे जो कैपेसिटी तुम यूज करोगे, वो कितना कैपेसिटी यूज करोगे, 50% में मान लेता हूँ। अब ये 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, मगर ये अप टू कितना होगा, 100% कैपेसिटी। तो याद रखना, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% मतलब एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन का जितना कैपेसिटी है उसमें कितना वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो प्रोडक्शन कैपेसिटी जब 50 है, उस समय रॉ मटेरियल्स तुम्हें चाहिए, एकदम वही लिख रहा हूं, 500 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। अब जब तुम 60% कैपेसिटी से प्रोडक्शन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 600 केजी हो जाएगा। अगर ये 500 केजी है तो इसका रिलेटेड कॉस्ट एक होगा। जब 600 कैपेसिटी से प्रोडक्शन करने जाओगे तब चाहिए कितना, 600 केजी, तो इसका कॉस्ट भी तो चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से प्लीज सुनना। तो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ जो कॉस्ट आइटम या तो फिर एक्सपेंसेस आइटम बढ़ता है या तो फिर घटता है, उसी चीज को हम लोग कौन सा नेचर का कॉस्ट बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये किसके ऊपर वैरी करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर ये डिपेंडेंट है, ठीक है। अब सुनना एक बात जो मैं बोल रहा हूं, जो वेरिएबल कॉस्ट है, इन एडवांस में मैं बोल रहा हूं, सुनना अच्छी तरीके से। जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये हर समय कांस्टेंट रहता है, हर समय सेम रहता है। भैया समझ में कुछ नहीं आया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये हर समय सेम रहता है। जैसे जब 500 केजी रॉ मटेरियल चाहिए था, ठीक है, उस समय इसका दाम कितना था, मान लो 10 करके, तो 5000 लगा था रॉ मटेरियल में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मान लो 50% कैपेसिटी से जब प्रोडक्शन तुम किए, उस समय ये 50% कैपेसिटी से प्रोडक्शन हुआ है 50 यूनिट, ठीक है। तो एक काम करो, इसको 50 यूनिट से डिवाइड कर दो। सुनना बहुत अच्छी तरीके से, कितना आएगा, 100 आया ना। अगर जितना वेरिएबल कॉस्ट लगा उसको अगर जितना यूनिट तैयार हुआ उससे अगर डिवाइड कर दोगे तो एक एक यूनिट में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा वो निकल के आ जाएगा। दैट इज 100 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब 600 में सोचो, जब 600 केजी प्रोडक्शन हुआ है तो ऑटोमेटिकली उस जगह भी 10, तो 6000 लगा था। तो 50% में 50 केजी, तो 60% में ऑब्वियसली 60 यूनिट्स। तो फिर से जब इसको 60 यूनिट से डिवाइड करोगे, इस जगह पर भी तो ₹100 पर यूनिट ही आएगा। इसीलिए क्योंकि जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओगे, सेम रेशियो में जो कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए याद रखना, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यही तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हर समय कांस्टेंट रहता है, कभी ये कम या तो फिर ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो टोटल कॉस्ट है 100 यूनिट्स का 10,000 टोटल कॉस्ट। अब इसमें क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट क्या मतलब क्या होता है और इसका जो पर यूनिट कॉस्ट कंसिडर रहता है, ये तुम लोगों को लॉजिकली समझ में आ चुका है ऑब्वियसली। देखो ये जो 500 केजी ये तो वेरिएबल आइटम है ना। अब इसका कॉस्ट कितना है, 5000। अब जब 50% में तुम प्रोडक्शन किए थे, कितना यूनिट तैयार हुआ था, 50 यूनिट्स। तो 5000 को जब 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक एक यूनिट में कितना लगा, 100 करके लगाना। तो सेम वे में जब 600 केजी तैयार हुआ तो उसका कॉस्ट कितना लगा था, 6000। अब तैयार कितना होता है, 60 यूनिट्स। तो अगर 6000 को 60 यूनिट से डिवाइड करोगे तो कितना आया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 ही आया। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हर समय ये कांस्टेंट रहता है, याद रखना। अब हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट को। अब वही बात है, तो देखो ये 50% 50 यूनिट तैयार हुआ तो 500 केजी, तो ये 500 केजी टोटल कॉस्ट लगा 5000।
तो जब ये 5000 टोटल लगा 50 यूनिट्स को तैयार करने के लिए, तो 5000 को 50 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कितना आएगा, एक एक यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100। सेम वे में जब 60% कैपेसिटी में तुम प्रोडक्शन कर रहे हो तो कितना तैयार हुआ, 60 यूनिट्स। ठीक है, अब 60 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, रॉ मटेरियल 6000, तो 6000 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली इस जगह पे देखो सेम ही आ रहा है। तो इस जगह से ये डिस्कशन से पूरा अच्छी तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है वो हर समय कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब जो चीज हम लोग को समझना है वो इसको समझना है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो टाइम बेस्ड है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं क्वेश्चंस करता हूं, तुम लोग सोचना, सोचने के बाद मुझे बताना। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसके साथ ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है। पहले हम लोग ये जानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट एकदम से नहीं करता। प्रोडक्शन हो या ना हो, जो भी हो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना होगा ही, बियर तो करना ही होगा। अब मान लो अगर मैं पूछूं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ये बढ़ेगा ना घटेगा जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ते रहेगा। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ते रहेगा, इंक्रीजिंग मोड में हो, उस समय फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट उसका क्या होगा, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगा या तो फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगा। नो, ये डिक्रीज होगा। देखो फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 10,000, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं मैं पहले लिख ही देता हूं, प्रोडक्शन से मान लो 1000 यूनिट्स, ठीक है। जब इस जगह से मैं निकालूंगा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, उस समय 10,000 को हम डिवाइड करेंगे कितना से, 1000 से, ये अमाउंट और ये यूनिट, तो आया कितना 10 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना 10। अब जब प्रोडक्शन जब 2000 यूनिट हुआ इंक्रीज हो गए, तो ऑटोमेटिकली जब फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तुम निकालने जाओगे तो उस समय वही तो सेम, ये जो 10,000 है ये तो फिक्स्ड है, 10,000 तो फिक्स्ड है फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये 10,000 को कितना से डिवाइड करेंगे, 2000 से डिवाइड करेंगे, अब कितना आएगा 5 आएगा ना। क्योंकि अब जो तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है 2000 यूनिट। तो अगर अब तुम्हें निकालना है कि फिक्स्ड कॉस्ट एक एक यूनिट में कितना, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा दैट इज 10,000, उसको अब कितना से डिवाइड करना होगा, 2000 से डिवाइड करना होगा। तो इससे क्या होगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सुनना बहुत अच्छी तरीके से, ये सब बाद में जाकर बहुत काम में लगेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी जब ये बढ़ता रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वो घटते रहेगा। ठीक है, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ, প্রোডাকশন কর বাড়বে। যখন প্রোডাকশন ইউনিট বাড়তে থাকবে, কারণ ওপরেরটা তো কনস্ট্যান্ট থাকবে, যখন নিচেরটাকে বাড়তে থাকবে তখন অটোমেটিক্যালি তো ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট আস্তে আস্তে করে পড়তে থাকবে। যেরকম আগে মানে রেন্ট এইগুলো টাইম বেসড, যেরকম ভাবে তোকে তো 10,000ই তো পে করতে হচ্ছে, 10,000ই পে করতে হচ্ছে। এইবার যদি তুই সেই অবস্থায় তুই 1000 ইউনিট তৈরি করিস, তাহলে এক একটা ইউনিটের ফিক্সড কস্ট কত করে পড়ছে, 10,000 ডিভাইডেড বাই 1000, তার মানে 10। এইবার যদি তুই 2000 ইউনিট তৈরি করিস, তাহলে সেই 10,000টাকে তো 2000 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, তাহলে সেই জায়গায় হয়ে যাবে 5 রুপিস। ঠিক আছে, এই কারণেই বলা হচ্ছে যখন প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বাড়তে থাকে তখন ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট কমতে থাকে, এটা মাথায় রাখবি। আমি সেটা ঠিক, কিন্তু যখন আমি তো জিজ্ঞাসা করছি ফিক্সড কস্ট পার ইউনিটে ইম্প্যাক্টটা কি পড়বে, প্রোডাকশনের সাথে সম্পর্ক নেই কথাটা ঠিক, কিন্তু ফিক্সড কস্ট পার ইউনিটের এই ট্রেন্ডটা কি হবে যদি আমি প্রোডাকশনের সাথে রিলেটটা করি, তখন ওটা ডিক্রিজিং মোডে থাকে। ঠিক আছে, যখন প্রোডাকশনটা বাড়তে থাকবে তখন ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট কমতে থাকে। তাই এবার এটা মাথার মধ্যে রাখবি যে যখনই ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট আসবে সেটা সবসময় কনস্ট্যান্ট হবে, আর যখনই ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট হবে তখন সেটা সবসময় ডিক্রিজিং মোডে থাকে যখন প্রোডাকশনটা বাড়তে থাকে। এটা যেন মাথা থেকে না বেরিয়ে যায়। ঠিক আছে, अच्छा ये समझने के बाद जो और एक पॉइंट हम लोगों को समझना है वो है मार्जिनल कॉस्ट।
ये तो पोए नहीं मार्जिनल कॉस्ट, ये पॉइंट को पहले हम लोग को जानना है, जिसको हम इन शॉर्ट में एमसी बोल सकते हैं। ये मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है मार्जिन नहीं another one or further one। মানে হচ্ছে मान लो 100 यूनिट तुम तैयार कर रहे हो, अब उसका कॉस्ट है मान लो 1000, ठीक है। इसके बाद तुम्हें लगा कि मैं और एक यूनिट খুব ভালো মতন একটাই, কিন্তু নট দুটো, আমি এই জন্য লিখেছি বরাবর অ্যানাদার ওয়ান অর ফার্দার 1 2 3 কিছু না। তোর মনে হলো আরও একটা ইউনিট তুই অ্যাড করবি, কারো এটা হয়তো অর্ডার এসছে, তুই আরও একটা ইউনিট তুই তৈরি করবি। এইবার जब एक यूनिट फर्दर और एक यूनिट तुम तैयार करने के लिए जा रहे हो, उस समय क्या हो रहा है, इसके लिए मान लो इस जगह पे लग रहा है 50, इस जगह पे लग रहा है 50। तो ये जो एक यूनिट के लिए जो 50 लग रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट इज ₹50। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा एक यूनिट बनाने के समय जो कॉस्ट लग रहा है प्रोड्यूसर्स को, उसी को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, একটা यूनिट अनदर वन बाय एडिशन ऑफ ऑल टोटल जो तुम पूछ रहे हो ना भैया, तो वही होगा 100 एंड मान लो जैसे इस सिचुएशन में 100 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना था 1000। अब जब 1 ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली 101 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना बन जाएगा 1050। तो मार्जिनल कॉस्ट और एक जगह से भी तुम निकाल सकते हो कि 1050 तो 50 तो ऐसे ही आ जाएगा। इस जगह पे था 101 माइनस 100, तो एक का कितना 50 निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, 1 यूनिट का तब कितना है 50। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग आएंगे जो पहला पॉइंट है उसका डिस्कशंस में। ठीक है, चुप अब ये क्वेश्चंस को देखना चाहिए तरीके से। मान लो पहले तुम जितना प्रोडक्शंस करते थे 100 यूनिट तैयार करते थे, उस समय टोटल कॉस्ट कितना लग रहा था 1000। अब इसके अंदर में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों नेचर का कॉस्ट है। ठीक है, अब दो सिचुएशन है, अब दो सिचुएशंस में क्या तुम करोगे वही मुझे बताना। पहला सिचुएशन है, अगर और एक तुम यूनिट प्रोडक्शंस करने जाते तो उस समय उसका मार्जिनल कॉस्ट रहता, दैट इज वो एक यूनिट को प्रोडक्शंस करने में तुम्हें लगता 100, दैट इज 10 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 100 जब तैयार कर रहे थे उस समय 1000 लग रहा था, तो इसका एक एक का एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है 10। और उसके बाद और एक जब तुम तैयार करने के लिए जा रहे हो उस समय उसका लग रहा है 100। ठीक है, ठीक है, अब इसका आंसर दो। मान लो अगर कोई आए कि मुझे और एक बना दीजिए, तुम क्या बनाओगे ये वाला? ना, क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इस जगह पे तुम क्या उससे 103 चार्ज कर सकते हो, जिसका मार्केट प्राइस है 12 13, तो वही चीज तुम्हें बनाने में लग रहा है 100। गाना बोलना नहीं बनाओगे ना, ये तो सिंपल सा चीज है। क्या? जब तुम 100% कैपेसिटी में तुम बना रहे थे उस समय 100 यूनिट तुम बना रहे थे, उसका कॉस्ट आया कितना 1000। अब जब और एक यूनिट तुम बनाने जाओगे तो क्या करना होगा, नया मशीनरी इंस्टॉल करना होगा एक के लिए, तो जितना फिक्स नेचर का कॉस्ट है सब तो इसके ऊपर आ जाएगा है। तो इसलिए इसका कॉस्ट एक बनाने का कॉस्ट आ जाएगा 100। कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक ना, तो अब बताओ ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन इसको तुम प्रोडक्शन करोगे तो इस सिचुएशन में इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो चीज है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। अब सेकेंड सिचुएशन सुनो, मान लो ये जो 100 यूनिट तुम बना रहे थे उस समय तुम्हारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है 50%। इसका मतलब क्या है, और भी तुम प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो जब तुम 50% कैपेसिटी में 100 यूनिट्स बना रहे थे उस समय कॉस्ट कितना है 1000। सुनना बहुत अच्छी तरीके से, तो 50% कैपेसिटी अभी भी तुम्हारे हाथ में,
तो तुम और भी 100 यूनिट्स और भी ज्यादा बना सकते हो। और हम लोग ये जानते हैं लास्ट डिस्कशन से कि जब हम लोग प्रोडक्शंस को बढ़ा देंगे ऑटोमेटिकली फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वो कम होते जाएगा, दैट इज टोटल कॉस्ट पर यूनिट वो कम होते जाएगा। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ये कम होते जाएगा। रोशन को समझ में नहीं आया? देखो भैया, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ये हर समय क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है ये जैसे जैसे प्रोडक्शंस बढ़ाओगे उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होते जाएगा। तो पहले मान लो वो 10 था, तो इस जगह से टोटल कॉस्ट पर यूनिट ये कितना आया था, 20 आया था। अब मान लो प्रोडक्शंस तुम बढ़ा रहे हो, तो जब तुम प्रोडक्शंस बढ़ोगे उस समय भी तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 ही रहेगा, मगर ये कम हो जाएगा ना, ये मान लो कम होके आ गया 3 में। हो ही सकता है क्योंकि प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा कर रहे हो। अगर डबल कर दोगे तो 5 में आ जाएगा, चलो डबल कर देते हैं, 5 में आ गया, ठीक है। तो उस समय टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो पहले था 20 अब हो गया कितना, 15। याद रखना जब प्रोडक्शंस बढ़ेगा उस समय टोटल कॉस्ट पर यूनिट वो घटता है। किसके कारण से? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के कारण से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो हर समय कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। अब यही देखो, मान लो ये जो सिचुएशंस था, ये सिचुएशन 50% कैपेसिटी में जब प्रोडक्शन हो रहा था उस समय कितना, 100 यूनिट तुम बना रहे थे, उसका कॉस्ट कितना है, 1000। इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही है। अब जब तुम प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो उससे क्या होगा, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो कम हो जाएगा। इससे हम देख रहे हैं जो 10 लग रहा था इस समय में, अब इसमें वो कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। अब तुम बोलो कि जब एक ऐसा सिचुएशन है कि और एक फर्दर एक यूनिट तैयार करने में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो या तो कम हो रहा है या तो बढ़ भी रहा है, बहुत कम से बढ़ रहा है। ये सिचुएशन में मार्केट में अगर डिमांड हो तो प्रोडक्शंस करोगे या तो फिर नहीं करोगे। एग्जैक्टली तो हम लोग प्रोडक्शंस करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिक। तो इसका क्या मतलब निकला कि जब और एक यूनिट तैयार करने के समय जो मार्जिनल कॉस्ट उसका होगा वो अगर थोड़ा कम से इंक्रीज होगा या तो फिर घटेगा, और घटता किसके कारण से, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के कारण से। तब मार्केट का डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर्स और भी ज्यादा प्रोडक्शंस करके मार्केट में उसको भेजेगा, सप्लाई करेगा। इसलिए उस सिचुएशंस को हम बोलेंगे इलास्टिक है। अगर सिचुएशंस कुछ ऐसा हुआ कि और एक अगर प्रोडक्शंस किया उससे जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है, उस समय वो सोचेगा प्रोड्यूसर, नहीं बाबा मुझे ये वाला प्रोडक्शंस करना ही नहीं है, सप्लाई भी नहीं करना है, तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, इनइलास्टिक होगा, ठीक है। अब फिर से पढ़ो, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। इलास्टिसिटी ऑफ supply depends on change in the cost of producing additional quantity of output। additional मतलब +1, exactly marginal unit, ठीक है। और एक यूनिट एडिशंस के समय जो एडिशनल कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय द फर्म in an industry cause only a slight increase in their cost per unit or leads to decrease in cost per unit, second conditions, we would expect supply to be fairly elastic, ठीक है। उस समय प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शंस करके मार्केट में सप्लाई करेगा बेचने के लिए। मगर इफ ऑन द अदर हैंड इंक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू ए लार्ज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, पहला जो एग्जांपल मैंने लिया था, वन यूनिट प्रोडक्शंस करने में कितना लग रहा है, 100, उस समय में द सप्लाई वुड बी रिलेटिवली इनइलास्टिक। उस समय प्रोड्यूसर्स वो प्रोडक्शन करके सप्लाई करना नहीं चाहेगा, दैट इज इनइलास्टिक होगा सप्लाई। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, टाइम एलिमेंट, एक क्वेश्चन सच पहले पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, टाइम पीरियड इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टाइम को भी कंसिडर करना है। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इन द अल्टीमेट एनालिसिस depends upon its productions. A price change due to change in demand for a commodity may have a smaller response in the quantity supply in the short run, since the production's capacity may be limited. Therefore, in short run, supply tends to be relatively inelastic.
However, in long run, new plants can be set up and production capacity can be expanded. अच्छा देखो, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ भैया, मान लो तुम्हारा जो ये कारखाना है जहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी एक दिन में तुम 100 kg पेपर्स बना सकते हो, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला भैया एक काम कर सकते हो, तुम मुझे 200 kg आज के दिन प्रोडक्शन करके दे सकते हो। अब तुम बोलोगे भैया हम तो दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 100 यूनिट का ये औकात ऑर्डर है, ऑर्डर या तो फिर मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है और या तो फिर मेरे पास ऑर्डर है, मैं आपको बना के दे नहीं सकता हूं। तो मैं टाइम दिया कितना, एक दिन, ठीक है। तो एक दिन अगर दिया टाइम, मैंने एक रेस्ट्रिक्टेड तुम्हें दे दिया, इसलिए तुम वो सप्लाई कर नहीं पाए। मगर ये अगर बोल देता कि अब मान लो तुम्हें मैं टाइम दे रहा हूं 10 दिन, ठीक है, एक दिन दिया था शॉर्ट टर्म, इसके कारण से तुम सप्लाई कर नहीं पाए प्रोडक्शंस करके। अगर मैं तुम्हें वो 10 दिन टाइम दूं, अब तुम प्रोडक्शंस करके सप्लाई इजीली कर सकते हो। तो यही चीज इस जगह पे बोल रहा है टाइम एलिमेंट। तो जब शॉर्ट टर्म होगा उस समय जो सप्लाई का इलास्टिसिटी होगा वो इनइलास्टिक होगा, और जब वही चीज लॉन्ग टर्म में आएगा कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, उस समय तुम क्या कर सकते हो, नया प्लांट को बना भी सकते हो और उस जगह पे तुम प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई भी कर सकते हो। मगर शॉर्ट टर्म में तुम नए प्लांट को एस्टेब्लिश कर नहीं सकते हो, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी नहीं होगा, सप्लाई भी नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा है कि देयरफॉर इन द शॉर्ट रन सप्लाई टेंड्स टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक, however in the long run new plants can be set up and production capacity can be expanded, that is elastic. मुझे नहीं करता। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द कमोडिटी। देखने ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल, ऐसा कुछ आएगा। नेचर ऑफ द कमोडिटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर इंस्टेंस द सप्लाई ड्यूरेबल प्रोडक्ट इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ड्यूरेबल गुड्स कैन बी स्टोर्ड एंड हिंस प्रोड्यूसर्स कैन मीट द मार्केट डिमांड बाय रनिंग डाउन देयर स्टॉक्स। अच्छा, इसका जो चीज है मैं वो बता देता हूँ, इजीली तुम लोगों को समझ में आएगा। ड्यूरेबल मतलब क्या, आज खरीदे तो एग्जैक्टली बहुत दिन उसको रख के यूज कर सकते हो, वो ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिशेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिशेबल, जो आज खरीदोगे 2 दिन के बाद या तो फिर एक ही दिन में, एक दिन के बाद वो खराब हो जाएगा, जैसे वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट। तो यही बोल रहा है अगर ड्यूरेबल हुआ तो तुम क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा करके तुम मार्केट में उसको बेच सकते हो। अब आहिस्ते आहिस्ते उसको स्टोर करके आहिस्ते आहिस्ते तुम बेचोगे, तो उस समय ड्यूरेबल गुड्स होगा तो सप्लाई भी ज्यादा हो सकता है। मगर जो नॉन ड्यूरेबल या तो फिर पेरिशेबल है, उस समय जो इलास्टिसिटी सप्लाई का जो चीज है वो कभी भी इलास्टिक हो नहीं पाएगा। वो इतना ही हम प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे, अगर वो बेच नहीं पाएंगे तो पूरा तो खराब हो जाएगा। इसलिए जो पेरिशेबल गुड्स है उसका जो इलास्टिसिटी और सप्लाई होगा वो क्या होगा, इनइलास्टिक। মানে পেরিশেবল গুডস হলো যেমন ভেজিটেবলস Exactly, আর exactly. নন পেরিশেবল গুলো যেমন Cosmetics. কসমেটিক্স এর মতোই বলছিলাম। ঠিক আছে।